Okay, hello everyone. My name is Rahul Ranjan and I am your mentor. And today we are going to read one more chapter of class 10th science, and that is very important chapter for the board point of view. And this it's a little bit lengthy chapter, and its name is metals and non-metals. So let's start this session. हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, और ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर हो सकता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। बेसिकली अर्थ पे अभी तक जो भी नॉन मेटल्स हैं, जो भी नॉन एलिमेंट्स हैं, अभी तक लगभग 115 118 के आसपास में हैं, अभी और डिस्कवर होना बाकी है। सो इनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है बेसिकली दो ग्रुप्स में, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब बात करते हैं कि मेटल्स किनको कहा गया और नॉन मेटल्स किनको कहा गया, किस प्रॉपर्टी के जो भी प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिवाइड किया गया उसको हम लोग पढ़ते हैं। मेटल्स वो एलिमेंट हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल क्या होता है? जिसे हथौड़ी से पीट कर आप पतले सीट में बदल सको, उसे मैलिएबल कहा जाता है। और डक्टाइल जिसे आप स्ट्रेच करके पतले वायर में चेंज कर सको, उसे डक्टाइल बोलते हैं। सो बेसिकली मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। एग्जाम्पल के लिए आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जिंक, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। मेजोरिटी नॉन एलिमेंट जितने हैं वो अधिकतर मेटल्स हैं, उसमें से बहुत ही कम नॉन मेटल्स हैं, लगभग 22 नॉन मेटल्स हैं। सारे मेटल सॉलिड होते हैं, ये इनका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल्स का। सारे मेटल सॉलिड होते हैं मरकड़ी को छोड़ के। मरकड़ी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये एक मेटल है। केमिकल रिएक्शन के टाइम पे मेटल पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके। मेटल्स आर नॉन एज, मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहा गया, यहाँ पे गलत हो गया है, इलेक्ट्रो नेगेटिव लिखा गया है, बट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव के नाम से इन्हें जाना जाता है क्योंकि रिएक्शन के टाइम पे दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मोस्ट एबेंडेंट मेटल जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, दैट इज एल्यूमिनियम, लगभग 7% अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है। एंड सेकेंड वन इज आयरन, दैट इज 4% अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट में। यहाँ मेटल्स कंप्लीट होता है। बात कर लेते हैं हम नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो ना तो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ना तो ये मैलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, बट दे आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वी हैव एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। वास्तव में 22 नॉन मेटल अभी प्रेजेंट में हैं, और इनमें से 10 नॉन मेटल सॉलिड होते हैं। एक नॉन मेटल ऐसा है ब्रोमीन, जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, और रिमेनिंग जो 11 नॉन मेटल्स बच गए ये गैस फॉर्म में अवेलेबल हैं। केमिकल रिएक्शन के टाइम पे नॉन मेटल्स कैन फॉर्म नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस कैटेगरी में नहीं आता है, वो नहीं गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव भी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, दैट इज ऑक्सीजन, लगभग 50% प्रेजेंट है। एंड सेकेंड वन इज सिलिकॉन, दैट इज 26% अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट में। यहाँ पे नॉन मेटल्स भी कंप्लीट होता है। लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मेटल जिनको हम पतले सीट में चेंज कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज मैलिएबिलिटी। मेटल्स डक्टाइल होते हैं जिन्हें आप स्ट्रेच करके पतले वायर में चेंज कर सकते हो, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे गिवन है कि अगर 1 ग्राम आप गोल्ड लेते हो और इसे स्ट्रेच करना शुरू करते हो तो लगभग आप 2 किलोमीटर लंबा वायर इसमें से स्ट्रेच करके निकाल सकते हो। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स गुड कंडक्टर हीट के भी होते हैं, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, मतलब इनके पास शाइनिंग होता है मेटल्स के पास, और शाइनिंग अगर नहीं भी है तो आप इसे पॉलिश भी कर सकते हो, मेटल्स को ये शाइन करते हैं। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन अगर पोटेशियम और सोडियम को छोड़ के बात करें तो, क्योंकि पोटेशियम तो इतने सॉफ्ट मेटल है कि इसे आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेम एक्सेप्शन है पोटेशियम एंड सोडियम। मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट एक्सेप्ट मरकरी। अभी हम लोग पढ़े हैं कि मरकरी इज
अ मेटल बट इट इज़ अ लिक्विड मेटल, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के एग्जांपल के लिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, कॉपर का 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, सोडियम का 98 डिग्री, जो कि वाटर से भी कम है, लगभग वाटर का 100 डिग्री होता है, और सोडियम का तो उससे भी कम है। सो इट हैज़ द लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका और पोटेशियम का भी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स के पास डेंसिटी भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। मेटल्स सोनरस होते हैं, सोनरस मीन्स ये पीटने पे इन्हें आवाज़ आते हैं, मेटल्स वाले आवाज़ आते हैं, लाइक जैसे घंटी बजती है वो टन टन वाली आवाज़ को बोल सकते हैं सोनरस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स का प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। नॉन मेटल्स ना तो मैलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स ना तो हीट कंडक्ट कर सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ कार्बन कंपाउंड, ग्रेफाइट कार्बन कंपाउंड है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, नॉन मेटल लस्ट्रस भी नहीं होते हैं, ये डल होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन साइन करने वाला नॉन मेटल है। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड को छोड़कर, डायमंड अगेन इज ए कार्बन कंपाउंड, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, दे आर इजिली ब्रोकन, इसे आसानी से आप तोड़ सकते हो। नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और गैस भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, लेकिन अगेन एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि ये हार्ड होता है डायमंड। नॉन मेटल्स का डेंसिटी भी लो होता है। नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होते हैं, मतलब इनके पास से वो मेटल्स वाले आवाज़ नहीं निकलते हैं इन्हें पीटने पे। नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, नॉन मेटल्स डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, सो व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ये बेस जैसे होते हैं। जैसे कि पोटेशियम मेटल एंड सोडियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। पोटेशियम मेटल और सोडियम मेटल को केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है, ताकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट से इन्हें बचाया जा सके, क्योंकि दे आर दी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाने वाले मेटल्स हैं। और इन्हें अगर वाटर में भी आप रखोगे तो वाटर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वहाँ भी ये लोग बहुत ही विगरसली रिएक्ट कर जाते हैं और इनमें आग पकड़ लेते हैं। सो इन्हें आप केरोसिन में स्टोर करते हो, और इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड से ही बचा के रखना होता है। मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम मेटल रूम टेम्परेचर पर तो रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, बट जब आप इसे हीट करोगे देन मैग्नीशियम मेटल बर्न्स इन एयर। ऐसे मतलब नॉर्मली ये रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब आप मैग्नीशियम को हीट करोगे देन ये जलना शुरू हो जाएगा, और जलने का मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगा तभी तो कोई चीज़ जलने लगता है, तो वो जलने लगता है, गिविंग इंटेंस हीट, बहुत हीट निकलता है वहाँ से, लाइट भी निकलता है, और ये भी बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, एंड दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम मेटल एयर में बर्न हो जाता है हीट करने पे, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और साथ ही साथ एसिडिक नेचर का होता है, और जो ऐसे मेटल्स हैं या फिर जो ऐसे कंपाउंड है जिनका ऑक्साइड्स, जो ऐसे मेटल्स जिनका ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के भी होते हैं, एसिडिक नेचर के भी होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एम्फोटरिक ऑक्साइड्स। एसिडिक बिहेवियर भी होता है इनका और बेसिक बिहेवियर भी होता है, दे आर एम्फोटरिक ऑक्साइड। और ऐसे में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी होता है जो कि एम्फोटरिक ऑक्साइड होता है, और जिंक का ऑक्साइड भी एम्फोटरिक ऑक्साइड होता है। कॉपर मेटल बर्न नहीं होता है एयर में, और आप इसे बहुत हीट कर लो फिर भी कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन काफ़ी देर तक आप इसे हीट करोगे तब, और ये एक ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है, एंड दैट इज कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। सिल्वर और गोल्ड मेटल, ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, चाहे आप इसे कितना भी हाई टेम्परेचर दे लो ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, सेकेंड
प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है। मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ और मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है और मेटल हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म कर लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और मेटल ऑक्साइड भी फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। पोटेशियम और सोडियम वायलेंटली रिएक्ट कर लेते हैं कोल्ड वाटर के साथ और पोटेशियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से निकलता है। और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब काफ़ी अमाउंट में यहाँ से हीट रिलीज होता है जब ये रिएक्शन होता है। तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज होते आपको दिख रहा। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है बहुत ही तेज़ी के साथ, अगर उसे स्टीम मिल जाए तो स्टीम के साथ और ज़्यादा तेज़ी के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म कर लेता है। मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम हो गए, जिंक हो गए और आयरन हो गए, ये रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड वाटर के साथ में या फिर हॉट वाटर के साथ में, लेकिन ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ में। अगर इन्हें स्टीम मिल जाए देन दे विल रिएक्ट और ये क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा यहाँ से। मेटल जैसे कि लेड हो गए, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, चाहे वो कोल्ड वाटर हो या फिर हॉट वाटर हो या इवन स्टीम हो, स्टीम के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन होता है मेटल्स का। मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को एसिड में से। डाइल्यूट एसिड जब आप लोगे तो उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसको मेटल्स डिस्प्लेस कर देते हैं जब रिएक्शन करते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और मेटल क्लोराइड यहाँ से बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सोडियम मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म NaCl सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है एकदम तेज़ी के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होते आपको दिख रहा होगा। आयरन रिएक्ट करता है धीमे धीमे, मतलब स्लोली, ये धीरे धीरे रिएक्ट करता है आयरन कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और आयरन 2 क्लोराइड फॉर्म करता है एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी रिलीज होता है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। दिस इज बिकॉज दीज आर लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से। जब हम लोग आगे रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो वहाँ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। बेसिकली कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से एंड वुड नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है एसिड के अंदर उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने में दे आर नॉट एबल, ये एबल नहीं होते हैं। जब एक मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ देन हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो हाइड्रोजन वहाँ निकलने वाला था उसे ये ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज करके उसे वाटर में चेंज कर देता है। सो वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होते हैं। हाउएवर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर रिएक्ट करे मैग्नीशियम के साथ देन मैग्नीशियम मेटल से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, लेकिन डाइल्यूट एसिड होना चाहिए यहाँ पे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम्स में पूछे गए हैं। व्हाट इज एक्वारेजिया? एक्वारेजिया एक सोल्यूशन होता है, एक मिक्सचर होता है जिसमें 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है और 3 पार्ट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है और ये इतना कॉरोसिव इन नेचर होता है कि ये जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को भी डिजॉल्व कर सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि कौन कौन से एसिड को मिला के एक्वारेजिया सोल्यूशन बनता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये फॉर्म होगा और इसका आंसर होगा नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला के एक्वारेजिया फॉर्म होता है। कितना रेशियो होता है इनका? तो 1:3 का रेशियो होता है। 1 पार्ट होगा नाइट्रिक एसिड का एंड 3 पार्ट होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का।
ओके, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ और यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्राउन होता है, सॉरी ब्लू होता है, एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड सो जिंक कैन डिस्प्लेस दी कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर यहाँ सेपरेट हो गया और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया एंड दैट इज कलरलेस सॉल्यूशन। अगर एक स्ट्रिप है कॉपर मेटल का और इसे आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में पुट करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड कॉपर इज सो नॉट एबल टू डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम इट्स कंपाउंड। रिएक्शन ऑफ आयरन। आयरन कैसे रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो आयरन भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसीलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर देता है। और सेम यहाँ पे भी अगर आप स्ट्रिप लेते हो कॉपर मेटल का, उसे आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो कोई भी रिएक्शन वहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। क्लोरीन कैसे मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है। मेटल्स के साथ में क्लोरीन रिएक्ट करता है और क्लोराइड्स, आयोनिक क्लोराइड्स फॉर्म कर लेता है। सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और आयोनिक क्लोराइड फॉर्म कर लेगा एंड दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है, दैट इज आयोनिक क्लोराइड। कैल्शियम भी रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ में और कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर लेता है और ये भी एक आयोनिक क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है क्लोराइड के साथ में हीट करने पे और ये भी एक मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म कर लेता है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब इसी का इंतजार था हमें रिएक्टिविटी सीरीज का। अब हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है और वो क्यों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे थे, ये सब क्यों हो रहा था, वो अब समझ में आएगा। जब मेटल्स को अरेंज करते हैं वर्टिकल कॉलम के ऑर्डर में और उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उनका रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा हो, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो वो सबसे ऊपर, उससे कम रिएक्ट होने वाला उसके नीचे, उससे भी कम रिएक्ट होने वाला उसके नीचे, एंड इसी सीरीज को नाम दिया गया रिएक्टिविटी सीरीज और इसे एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। हालांकि हाइड्रोजन को भी इसमें पुट किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी उसे रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स के अंदर पुट किया जाता है क्योंकि इसका नेचर मेटल जैसा है। जैसे कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं और पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, कटायन बन जाते हैं, और इसी तरीके से हाइड्रोजन भी पॉजिटिव आयन H+ बन जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर। सो इट हैज़ अ लिटिल बिट सेम कैरेक्टर लाइक मेटल्स एंड सो दे आर पुट, हाइड्रोजन को पुट किया जाता है यहाँ पे मेटल्स के सीरीज में। ये है अपना रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, देन सोडियम, देन कैल्शियम, और भी होता है लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर की बातें हैं, हम लोग 10th के अकॉर्डिंग ही यहाँ पढ़ेंगे। पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन को रखा गया यहाँ पे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं, और जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं दे आर हाई रिएक्टिव मेटल्स और मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन मेटल्स। ओके, सो इसे याद करने का एक तरीका है मेरे पास, जैसे कि एक निमोनिक्स है, कैटरीना, के से कैटरीना, एन ए से ने, कैटरीना ने कार मांगी। फिर से सुनिएगा, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी क्यों मिली, मिली यहाँ एम से मरकरी, इसका एजी सिंबल होता है, क्यों मिली सिल्वर और डी। ओके, फिर से, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर और डी। इस तरीके से याद करना है, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर और डी। इस तरीके से आपको याद रखना है इन रिएक्टिविटी सीरीज को। एग्जाम पास में है, आई थिंक कि आप सबको याद होगा। कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जो भी मेटल के एटम हैं, अगर उसके एटम इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देते हैं और पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेते हैं, देन दे विल रिएक्ट रैपिडली देन अदर सब्सटेंस एंड दे आर कॉल्ड हाई रिएक्टिव मेटल। इन्हें भी हाई रिएक्टिव मेटल कहा जाता है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर पाते हैं
और आसानी से पॉजिटिव आयन नहीं बना पाते हैं, दे आर कॉल्ड लेस रिएक्टिव मेटल्स। जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं हाइड्रोजन से भी जल्दी, सो दे आर सेड टू बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, उसे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है। और जो हाइड्रोजन से भी धीमे गति में इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, दे आर कॉल्ड लेस रिएक्टिव मेटल्स देन हाइड्रोजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टी को बात कर लिए हैं, अब नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करता है ऑक्सीजन के साथ में? नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, और इसका एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड भी फॉर्म करता है। जब कार्बन बर्न होता है एयर के प्रेजेंट में, देन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, जिसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स को, अगर आप जो भी एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म किया है नॉन मेटल्स, इसे आप डिजॉल्व कर दोगे वाटर में, देन इट विल फॉर्म एसिड, तो ये एसिड यहाँ से बन जाते हैं। सल्फर भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहा गया है। सल्फर एक येलो कलर का सॉलिड है। जब कार्बन बर्न होगा, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब कि जब कार्बन तो जल रहा है लेकिन उसे ज़्यादा अमाउंट में, जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, सो इनसफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन के वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इट्स नॉट एसिडिक कंपाउंड। जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करता है, न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करता है, एंड दिस इज वाटर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। अब नॉन मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ में देख लेते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं होते हैं वाटर के साथ में और स्टीम के साथ में, और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज नहीं होता। रीजन क्या है इसका? क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, दे आर दी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो दे कैनॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन है उसे रिड्यूस होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, ताकि वो हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होकर वाटर बन जाए। जो वाटर है, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वाटर में, वो चेंज हो जाए हाइड्रोजन गैस में, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। एक बार फिर से समझिएगा इस पॉइंट को कि नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर और स्टीम के साथ में, क्योंकि, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी नहीं निकलता है, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं, ताकि जो वहाँ पे वाटर अवेलेबल है और उस वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन अवेलेबल है, वो हाइड्रोजन रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस बन जाए। इसीलिए यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी नहीं निकलता और रिएक्शन भी नहीं होता। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कैसा होता है नॉन मेटल्स का, इसके बारे में देखते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं होते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ में, क्योंकि इन्हें जो हाइड्रोजन वहाँ प्रेजेंट होता है डाइल्यूट एसिड में, उसे डिस्प्लेस करना है। अगर उसे डिस्प्लेस करना है तो इन्हें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। ऑफ एन एसिड एंड कन्वर्ट देम इनटू हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रॉन शुड बी सप्लाइड टू हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, लेकिन एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, और इसी वजह से डाइल्यूट एसिड के साथ में भी नॉन मेटल्स का रिएक्शन नहीं हो पाता है। अब बात कर लेते हैं कि नॉन मेटल्स सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं। अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, वो कम रिएक्टिव नॉन मेटल्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड है यहाँ पे, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ जब होगा तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, सो इट विल डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे बाहर कर दिया, और ये कंपाउंड बना लिया सोडियम के साथ में। तो इस तरीके से ये सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करते हैं। अब नॉन मेटल्स के रिएक्शन क्लोरीन के साथ में चेक कर लेते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन। नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन तो करते हैं, लेकिन ये कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पे आयोनिक क्लोराइड नहीं बनता है। आगे चल के हम आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा हमारा ये डाउट कि कोवैलेंट क्लोराइड क्या बना है और आयोनिक क्लोराइड या कंपाउंड क्या होता है।
और विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है और कोवैलेंट क्लोराइड बनाता है, एंड दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट्स अदर नेम इज। कार्बन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ में और कोवैलेंट क्लोराइड बना लेता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं। अब मेटल्स का यूजेज क्या है उसको देखते हैं। कॉपर एल्यूमिनियम का यूज होता है वायरिंग में, घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए वायर्स लगते हैं उसको बनाने में यूज होता है कॉपर का और एल्यूमिनियम का। आयरन का, कॉपर का और एल्यूमिनियम का मेटल्स का यूज होता है घर के बर्तन बनाने में भी, यूटेंसिल्स में भी, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स बनाने में भी। आयरन का यूज होता है कैटलिस्ट के तौर पे अमोनिया गैस के प्रिपरेशन में। जिंक का यूज होता है गैल्वेनाइजिंग करने में आयरन को, ताकि इसे रस्टिंग से बचाया जा सके। एल्यूमिनियम फॉयल्स का यूज होता है मेडिसिन पैक करने के लिए, सिगरेट पैक करने के लिए एंड फूड मटेरियल्स को भी पैक करने के लिए। लेड मेटल का यूज होता है कार के बैटरीज में। लिक्विड मेटल जो मरकरी है इसका यूज होता है थर्मोमीटर्स में। सिल्वर और गोल्ड मेटल्स का यूज होता है ज्वेलरी बनाने के लिए। अब नॉन मेटल्स के यूजेज को देख लेते हैं। हाइड्रोजन का यूज होता है अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज होता है रॉकेट फ्यूल के तौर पे। कार्बन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं या ड्राई सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स जो बनाया गया है वो कार्बन से ही बनता है। नाइट्रोजन का यूज होता है अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में, नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। इनर्टनेस होने की वजह से नाइट्रोजन का यूज फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व रखने के लिए भी किया जाता है। सल्फर का भी यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। सल्फर का यूज किया जाता है फंगीसाइड बनाने के लिए एंड गन पाउडर बनाने के लिए भी। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं इसको देखना है। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब क्या होता है ये सब हम लोग देखेंगे, तो यहीं से समझना शुरू करते हैं ना कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, एंड जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ में सो दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। अब बेसिक एक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड और क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड। जो फोर्स लग रहा है एक मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं और वो एटम्स बंधे होते हैं, तो वो किस फोर्स की वजह से बंधे होते हैं? जो फोर्स वहाँ पे लगता है दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, उसे केमिकल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। नोबेल गैस को इनर्ट गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, एटम इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को अचीव कर सकता है। ऑक्टेट, जिसको ऑक्टेट भी कहा जाता है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक एटम क्या क्या कर सकता है? तो एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर सकता है, गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। और यही जो शेयरिंग है ना, यही कोवैलेंट वाला कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। आयंस क्या होते हैं? तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को आयन कहा जाता है। जो चार्ज पार्टिकल्स है बेसिकली दे आर कॉल्ड आयंस। आयंस दो तरह के होते हैं, कटायन और अनायन। जो पॉजिटिव चार्ज बनाता है उसे कटायन कहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं उसे कटायन कहते हैं। और ये पॉजिटिव क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड दे आर कॉल्ड अनायन। पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, जब इलेक्ट्रॉन के पास अगर किसी एलिमेंट के पास एक, दो या उससे ज़्यादा मतलब 3 तक अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में, सो वो क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना शुरू करेगा ताकि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जिसको ऑक्टेट कहा गया है वो पूरा कर सके या फिर 8 वैलेंस को वो पूरा कर सके। और यहाँ से वो पॉजिटिव चार्ज या कटायन बन जाता है जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो मेटल एटम हैव यूजुअली, मेटल एटम के पास ही जनरली 1, 2 या उससे ज़्यादा 3
इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, एंड यही मेटल के एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, और इसी पॉजिटिव चार्ज को कटायन यहाँ पे कहा जाता है। जैसे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 2, 8 और 1, इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर। 2, 8 और 10 और ये एक 11, ये एक ज़्यादा है इसके पास ऑक्टेट से, ऑक्टेट तो यहीं पे कंप्लीट हो रहा था इसका, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और लूज करते ही इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम के पास 2 होता है, ये दोनों को लूज कर देगा। एल्यूमिनियम के पास 3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो ये 3 को लूज कर देगा और ऑक्टेट बना लेगा और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव आयन भी बनते हैं। नेगेटिव आयन बनाने का भी सेम तरीका है कि अगर एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि 8 हो जाए। अगर 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि 8 हो जाए। अगर 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा ताकि 8 हो जाए। और इस तरीके से जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये बन जाएगा अनायन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। और ये कौन बनता है तो बेसिकली नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और अनायन बन जाते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2, 8, 10 और 7, 17, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। यहाँ पे 7 दिख रहा है आपको, इसको ऑक्टेट बनाना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसी को अनायन कहा जाता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट केमिकल बॉन्ड। यही इसी का वेट था हमें कि क्या होते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्या होते हैं केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं कि जो फोर्स एटम्स को बांध के रखे हुए हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर उसी को बॉन्ड कहा जाता है। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं इसको देखेंगे हम। बेसिकली आयोनिक बॉन्ड जब केमिकल, एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हो एटम्स के अंदर, इसे आयोनिक बॉन्ड कहा गया है। आयोनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स। जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो हम लोग पढ़े थे कि आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, और यहाँ भी हम लोग देख लिए कि जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में ही आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। जब एक मेटल रिएक्ट करता है एक नॉन मेटल के साथ में तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से, और यहीं पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अभी हम लोग पीछे जस्ट 1-2 स्लाइड पीछे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों का देखे हैं। तो इसे भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसे भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो इसे पूरा करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इसे पूरा करना है तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसी को दे देगा कि भाई ले लो तुम ही। तो ये भी खुश, इसका भी ऑक्टेट पूरा, और ये भी खुश, इसका भी ऑक्टेट पूरा। और यहाँ से सोडियम कटायन बन जाएगा Na+, और क्लोरीन अनायन बन जाएगा Cl-, और ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर फिर से न्यूट्रल बन जाएंगे और यहाँ फॉर्म हो जाएगा NaCl। तो इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से जो बॉन्ड बन रहा है, जो कंपाउंड बन रहा है, इसे आयोनिक कंपाउंड बोला जाएगा। और अब समझ में आ रहा होगा आपको कि वहाँ पे आयोनिक क्लोराइड क्यों बोला गया था, बिकॉज दिस, ये क्लोराइड का जो कंपाउंड है ये आयोनिक बॉन्ड की वजह से बना हुआ था, इसीलिए। इसी तरीके से अगला भी एग्जांपल दिया गया है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन को ध्यान रखते हैं हम कि अमोनियम क्लोराइड भी आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन ये नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलके ही बनता है, ये इसका एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे दिमाग में रखना है आपको। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड बनते हैं सो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के भी बीच में बन सकता है, ऑफ सेम मेटल। सेम मेटल के 2 एटम हैं उनके बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। जब एक नॉन मेटल कंबाइन होता है दूसरे नॉन मेटल के साथ तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वहीं पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह का हो सकता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड।
सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, जब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो उसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। मतलब कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो उसे कहा जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसे भी एक चाहिए, इसे भी एक चाहिए। ये बोलेगा कि तुम मेरे वाले से काम चला लो, और ये बोलेगा कि तुम मेरे वाले से काम चला लो। देंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब शेयर करेंगे, दे नहीं देंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि तुम मेरा वाला ले लो और हम तुम्हारा वाला ले लेते हैं। ये दोनों पास में आ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और जैसे ही ये पास में आते हैं, देखिए इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरा हो गया, और इसका देखें तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरा हो जाएगा। तो दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। और यही इनका शेयर बॉन्ड है, शेयर वाला बॉन्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, और दोनों को मैच कर दिए तो ये बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से क्लोरीन 2 बन जाता है, Cl2, आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं ये। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसी तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन का भी, हाइड्रोजन के पास एक है, इसको 2 चाहिए, मतलब 2 बनाना है, इसको 1 चाहिए यहाँ पे, और इसके पास 7 है, इसको 8 बनाना है, तो इसको भी 1 चाहिए। तो ये दोनों पास में आ जाएंगे, तो हाइड्रोजन का यहाँ से 2 बन गया और क्लोरीन का यहाँ से 8 बन गया, तो दोनों का हो गया काम। और इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, मतलब एक पेयर, मतलब एक कॉर्नर इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, और ये शेयरिंग कर लिए, ये बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड है ये। तो सिंगल बॉन्ड है मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड होगा। ऐसे डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पे और 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एग्जाम्पल में हो गया O2, CO2 भी हो जाता है इसके एग्जाम्पल में। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब जहाँ पे 3 बॉन्ड हो, ऐसे 3 बॉन्ड हो। इसमें 3 बॉन्ड है तो तीनों के कॉर्नर पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इसका एग्जाम्पल N3 हो जाएगा, आई एम सॉरी N2 होगा इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे गलत हो गया है, ये N3 नहीं होगा, ये N2 है। आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। आयोनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं जब इसे आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो। अब कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी आ गया। कोवैलेंट कंपाउंड यूजुअली लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड, इसमें से कुछ ही सॉलिड होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, इस तरह से कुछ सॉलिड होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड बेसिकली लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है कोवैलेंट कंपाउंड का। कोवैलेंट कंपाउंड्स यूजुअली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। ये वाटर में आप इसे सोल्यूबल नहीं होते हैं, नहीं घोल सकते हो, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी। अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ मैटर। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। होता क्या है कि जो भी मेटल्स हैं वो रिएक्टिव होते हैं, ये हम लोग देख लिए। या तो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे या तो कम रिएक्टिव होंगे, रिएक्टिव तो होते हैं, और इसीलिए वो कभी भी नेचर में अकेले नहीं पाए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में बॉन्ड बना के रहते हैं। जो भी पाए जाते हैं वो कंबाइंड स्टेट में ही होते हैं, वो मेटल्स अकेले नहीं पाए जाते हैं। वो किस फॉर्म में हो सकते हैं? कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकते हैं, क्लोराइड के फॉर्म में हो सकते हैं। अभी हम लोग पीछे क्या देख रहे थे कि मेटल्स क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करता है, कार्बोनेट के साथ भी करता है, ऑक्साइड के साथ भी करता है, सल्फर के साथ, इस तरह से देखे थे पीछे अभी हम लोग। तो वही बताया गया है कि मेटल्स, बहुत ही कम ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन अधिकतर मेटल्स रिएक्टिव होते हैं और वो किसी न किसी के साथ में रिएक्शन करके बैठे होते हैं। तो वो सल्फाइड के भी फॉर्म में हो सकते हैं। कुछ ही हैं जो कि फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। सारे मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव कॉपर, जो कॉपर से ऊपर आते थे रिएक्टिविटी सीरीज में, दे आर फाउंड इन नेचर ओनली इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। वो कंपाउंड के फॉर्म में ही मिलते हैं, वो खाली एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि मिनरल्स एंड ओर। आई थिंक कि आप इसे अपने जियोग्राफी में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर क्या होते हैं। एक ऐसा नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल्स, जिसके अंदर मेटल्स और कंपाउंड्स आर फाउंड, जिसके अंदर मेटल्स हो या मेटल्स का कंपाउंड हो अर्थ में, उस चीज़ को मिनरल्स कहा जाता है। जिसके अंदर मेटल्स या मेटल्स के कंपाउंड प्रेजेंट हो उसे मिनरल्स कहा जाता है। तो फिर ओर किसे कहते हैं? तो एक मिनरल, ऐसा मिनरल जिससे मेटल को निकाला जाता है और मेटल्स को निकालना कन्वीनियंट भी हो, मतलब कि ईजी भी हो और प्रॉफिटेबल भी हो, वहाँ से हमें प्रॉफिट भी मिले। दीज आर दी क्लिकिंग पॉइंट ऑफ द डेफिनेशन का ये क्लिकिंग पॉइंट है, कन्वीनियंट हो और उसे निकालने से हमें फ़ायदा भी हो, मुनाफा भी हो, लाभ भी हो, तो आप उसे ओर बोलोगे। एक ऐसा मिनरल्स जहाँ से मेटल्स को निकालना, एक्सट्रैक्ट कर लेना कन्वीनियंट भी हो और प्रॉफिटेबल भी हो, उसे ओर कहते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में बात करते हैं। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर का यूज होता है। ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसी प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहा जाता है। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे रिफाइनिंग भी किया जाता है, इसमें बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है और इस पूरे प्रोसेस को मेटलर्जी कहा गया है। बेसिकली 3 फेज में होता है ये। कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है पहले तो, फिर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करोगे आप मेटल्स में, एंड देन रिफाइन करोगे उससे इम्प्योर मेटल को मेटल में। पहला पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होता है, जैसे कि सैंड हो गया या फिर रॉकी मटेरियल्स हो गए या फिर अर्थी पार्टिकल्स हो गए, इसे गैंग कहा जाता है। इसे गैंग कहा जाता है। जब आप इसे निकाल देते हो तो अब जो बचा वो सिर्फ ओर बचा है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर उसी को कहा जाता है। जब आप गैंग को निकाल देते हो तब आपको कंसंट्रेटेड ओर मिलता है जिसमें हायर परसेंटेज में मेटल्स प्रेजेंट है। इसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहा जाता है। सेकेंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स। अब उस कंसंट्रेटेड ओर को आप मेटल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सारे मेटल्स का ग्रुप बनाया गया 3 ग्रुप में कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैसे निकलेंगे, मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिव है उनको कैसे निकालना है, और जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको कैसे निकालना है। सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। होता क्या है एग्जैक्टली? तो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, सोडियम क्लोराइड है हमारे पास और इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होगा तो कैथोड पे क्या होगा? तो पॉजिटिव सोडियम आयन, जो पॉजिटिव सोडियम आयन है वो अट्रैक्ट हो रहा होगा कैथोड के तरफ, और जो सोडियम आयन टेक इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ले लेगा कैथोड से एंड गेट रिड्यूस्ड, और वो रिड्यूस हो जाएगा और सोडियम एटम बना लेगा। इसी तरीके से एनोड पे क्या हो रहा होगा? तो नेगेटिव क्लोराइड आयंस जो अट्रैक्ट हो रहे हैं एनोड के तरफ। द क्लोराइड आयंस, और जो क्लोराइड आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे और देने के बाद इलेक्ट्रॉन दे देंगे एनोड को और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्लोरीन गैस फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, कन्वर्जन होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली, मतलब वही मीडियम वाले के बारे में बात करना है। तो यहाँ एक प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन और एक प्रोसेस होता है रोस्टिंग, एक और होता है थर्माइट रिएक्शन। तो पहले हम देखते हैं कैल्सिनेशन के बारे में। व्हाट इज बेसिकली कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कार्बोनेट ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है एयर के एब्सेंस में और उसे मेटल ऑक्साइड बना दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जिंक कार्बोनेट होगा। जिंक कार्बोनेट कैल्सिनेशन हो रहा, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट किया जा रहा है, तो ये जिंक ऑक्साइड बना लेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है। अब
आगे बढ़ते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है। तो रोस्टिंग प्रोसेस होता है सल्फाइड ओर के साथ, और सल्फाइड ओर को भी स्ट्रांगली हीट किया जाता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है, और इनको भी मेटल ऑक्साइड ही बनाना पर्पस होता है। सो जिंक सल्फाइड यहाँ पे है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, और जब रोस्टिंग हो रहा है तो जिंक ऑक्साइड बन गया यहाँ पे, और पर्पस भी यही था कि ऑक्साइड बनना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्साइड बन गया तो फिर ऑक्साइड को सेपरेट करना इजी होता है। तो यहाँ से जिंक और था हमारे पास, एक तरफ कार्बोनेट के फॉर्म में था, एक तरफ सल्फाइड के फॉर्म में था। जब कार्बोनेट के फॉर्म में होता है तो कैल्सिनेशन करते हैं, यहाँ से जिंक ऑक्साइड मिल गया अपन को। जब सल्फाइड के फॉर्म में होता है तो रोस्टिंग करते हैं, यहाँ से भी जिंक ऑक्साइड मिल गया अपन को, और जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट थर्माइट रिएक्शन। व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन? इज रिडक्शन है ये भी मेटल ऑक्साइड का। मेटल ऑक्साइड हमारे पास है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जब आप कराते हो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करके, और एल्यूमिनियम पाउडर यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होगा, और इसे ही थर्माइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे Fe2O3 है हमारे पास कंपाउंड में, प्लस एल्यूमिनियम को ऐड करते हो तो एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन को लेके निकल गया, रिड्यूस कर दिया इसको, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया, और यहाँ से आयरन सेपरेट हो गया। और यही तो अपना काम क्या है, यही एक्सट्रैक्ट कर लेना मेटल को। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव। अब जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल्स जो क्वाइट लो हैं एक्टिविटी सीरीज में, मतलब नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उन्हें दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके यहाँ से एक्सट्रैक्शन होता है बाय हीट अलोन। जैसे HGS है, इसको इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो यहाँ से मिल गया हमको HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड मिल गया, और प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देन यही तो टारगेट था कि इसका ऑक्साइड मिल जाए हमको, और ऑक्साइड को क्या लिखा गया है कि हीट अलोन। इसे आप जब अकेले हीट करोगे तो ये सेपरेट हो गए। अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल्स का कैसे निकालेंगे उसका तीसरा स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग, जो प्यूरिफाइंग करने का प्रोसेस है, इम्प्योर मेटल्स को प्योर मेटल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है, वो है रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन करना। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब होता है कि रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को देकर रिफाइनिंग करना ही रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। फॉर द रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, इम्प्योर मेटल को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू रिफाइन करना है तो क्या करना होगा, थिक ब्लॉक लेना होगा। जो इम्प्योर मेटल है उसका थिक ब्लॉक लेना होगा और उसे एनोड बनाना होगा। फिर आप क्या करोगे, थिन स्ट्रिप लोगे प्योर मेटल का और उसे कैथोड बनाओगे। फिर क्या करोगे, वाटर सोल्यूबल साल्ट लोगे एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। अब करना क्या है तो आओ देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना है अपन को कॉपर का। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आप लिए हो एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, वो काम कर रहा होगा। थिक ब्लॉकेड लिए हो इम्प्रॉपर कॉपर मेटल का जिसे आप एनोड बनाए हो। थिन स्ट्रिप लिए हो प्योर कॉपर मेटल का जिसे आप कैथोड बनाए हो। और प्योर कॉपर मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट ऑन दी कैथोड, प्योर कॉपर मेटल यहाँ पे कैथोड पे बन रहा होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हो क्या रहा होगा। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिए थे हम, इसमें कॉपर भी होता है और सल्फेट भी होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट आप पास करोगे देन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैथोड पे क्या हो रहा होगा, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बन जा रहा होगा। कॉपर का आयन कटायन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बन जा रहा होगा। इसी तरीके से एनोड पे क्या हो रहा होगा, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2+ बना ले रहा होगा।
ओके, लेट्स टॉक अबाउट कोरोजन। कोरोजन मीन्स जब मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन, जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ और वाटर वेपर के साथ ऑफ एयर फॉर्मिंग कंपाउंड, और जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं अपने सरफेस के ऊपर, इट इज कॉल्ड कोरोजन। जब मेटल्स को एयर का एक्शन और मॉइस्चर का एक्शन या फिर कोई केमिकल्स ईट करने लगता है, खाने लगता है उसके सरफेस को मेटल्स के, देन इट्स कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का अगर कोरोजन हो रहा देन इट्स कॉल्ड रस्टिंग, तो उसे रस्टिंग कहा जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, तो जब आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है उसे आप डैम्प एयर मतलब जहाँ पे एयर भी हो और वाटर भी हो, मतलब मॉइस्चर वाला एयर जो है उसे डैम्प एयर कहा जाता है। वहाँ पे कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो तो उसके ऊपर कुछ रेड सा कवर हो जाता है, देखते हो ब्राउन कलर का होता है कुछ, और उसी को रस्ट कहा जाता है। एंड दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन का ये होता है फॉर्मूला Fe2O3 × X(H2O). दिस शुड बी इन योर माइंड। कंडीशन क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, तो प्रेजेंस ऑफ एयर चाहिए और प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर भी चाहिए एयर भी चाहिए। डैम्प एयर का मतलब होता है एयर भी हो और वाटर भी हो, मतलब कि मॉइस्चर वाला एयर। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, प्रिवेंट कैसे कर सकते हो आप, तो पहले तो पेंट कर सकते हो आयरन को प्रिवेंट करने के लिए, आप उस पर ग्रीज या ऑयल लगा सकते हो। फिर क्या कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन हो सकता है जिंक का। और क्या कर सकते हो, तो टीन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग कर सकते हो उसके ऊपर से। और क्या कर सकते हो, तो उसे एलोय बना के स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर दो, उससे भी बचा सकते हो। एल्यूमिनियम का कोरोजन कैसे होता है, एयर रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ में और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लेयर के फॉर्मेशन होने के वजह से एल्यूमिनियम वेसल अपने साइन को लूज कर देते हैं, लॉस हो जाता है इनका साइनिंग इनके भीतर से बहुत ही जल्दी कुछ यूज के बाद। जो थिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ बना है उसको एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए उसे और भी मोटा किया जा सकता है। देन फ्रॉम फर्दर कोरोजन, सो क्या लिखा है कि थिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर फॉर्म ऑन द सरफेस एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट, इसे बचाता भी है। इसमें बेसिकली कहा गया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर जो उसके ऊपर बना है वो कोरोजन से, फर्दर कोरोजन से बचाता है। आगे क्या दिया गया है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना हुआ है उसे और भी मोटा किया जा सकता है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, ताकि एनोडाइजिंग करके, और उसे एनोडाइजिंग कहा जाता है ताकि एल्यूमिनियम के अंदर वाले सरफेस को बचा के रखे। ओके, अब बात करते हैं कॉपर में कोरोजन कैसे होता है। कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस कर देते हैं अपने साइन को कुछ समय के बाद जब आप उसे यूज करते हैं, तो क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो एयर के अंदर प्रेजेंट है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन कोटिंग के लिए। कभी कभी आप देखे होंगे कि कॉपर का जो भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रीन होने लगता है, क्यों, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट का लेयर वहाँ पे बन गया है। कॉपर कार्बोनेट का लेयर क्यों बना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर। जो एयर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उनके वजह से ये बन जाता है। जो एयर के अंदर वाटर प्रेजेंट है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो एयर में प्रेजेंट है, मॉइस्चर, उसके वजह से कॉपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। कोरोडेड कॉपर वेसल कैन बी क्लीन्ड विद डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन। डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन से कोरोडेड कॉपर वेसल्स को साफ किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है। अब सिल्वर के बारे में बात कर लेते हैं। सिल्वर ऑब्जेक्ट भी कंबाइन होता है धीरे धीरे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में। इन एयर, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, उनके साथ ये कंबाइन होता है और ब्लैक कोट बन जाता है। आप देखे होंगे कि सिल्वर ब्लैक होने लगता है समय के साथ साथ। तो क्यों होता है, क्योंकि एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एलोय। व्हाट इज एलोय? मिक्सचर होता है ये दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, और इसी को एलोय कहा जाता है। एल्यूमिनियम मेटल हल्का होता है बट नॉट स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता।
लेकिन जब आप इसका एलॉय बना देते हो एल्यूमिनियम का कॉपर के साथ में मिला के, कॉपर मैग्नीशियम एंड मैंगनीज के साथ मिला के, देन ये हल्का भी होगा और अब ये स्ट्रांग भी होगा। एल्यूमिनियम मेटल हल्का होता है लेकिन हार्ड नहीं होता है, लेकिन जब आप इसका एलॉय बना दोगे मैग्नीशियम के साथ में तो ये हल्का भी होगा और हार्ड भी होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन आप ले लो और उसे मिक्स कर दो आयरन के साथ तो ये स्टील बना लेता है। और पता है आपको कि स्टील जो है ये आयरन का एलॉय है और ये हार्ड भी होता है और स्ट्रांग भी होता है। जब आयरन मेटल का एलॉय बनाते हो दूसरे मेटल्स के साथ में, जैसे क्रोमियम एंड निकल के साथ में, तो आपको एक एलॉय मिलेगा जिसको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, टफ होता है एंड डज नॉट रस्ट। इसमें अब रस्टिंग का भी समस्या खत्म हो जाता है। ब्रास भी एक एलॉय है जिसको बनाने के लिए कॉपर एंड जिंक का यूज किया जाता है, इनको मिक्स किया जाता है। प्रॉपर्टी क्या है एलॉय का? एलॉय स्ट्रांग होते हैं अपने मेटल से भी ज़्यादा, मतलब जिन मेटल से मिला के, जिन मेटल्स को मिला के एलॉय बनाया गया है उन मेटल्स से ज़्यादा स्ट्रेंथ इस एलॉय में होता है। एलॉय हार्ड होते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा हार्ड होते हैं। एलॉय मोर रेजिस्टेंस होते हैं कोरोजन के, इसमें अब कोरोजन होने का चांसेस कम हो जाता है। एलॉय हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते हैं इनके अंदर, लेकिन एलॉय बन जाने की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है एंड अपने कंस्टिट्यूएंट मेटल्स हैं। एंड हेयर अपना सेशन ख़त्म होता है। एंड दिस थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और हमारे साथ इतने लंबे टाइम तक जुड़े रहने के लिए, लगभग आई थिंक कि इतना लंबा वीडियो बन गया है। सो इतना देर तक हमारे साथ जुड़ के पढ़ने के लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। और बहुत ही जल्दी हम लोग फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ओके, बाय बाय।